आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। और आज हम फिर से अधिगम से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने लाए हैं। इसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये बीएफ स्किनर ने प्रतिपादित किया था और इसका दूसरा नाम अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी है और इंग्लिश में इसे रिस्पॉन्ड स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। तो आज हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। बीएफ स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने प्रयोग करने के लिए कबूतर और चूहे को चुना था। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में चर्चा तो करते रहते हैं, लेकिन क्रिया प्रसूत माने होता क्या है। देखिए, क्रिया प्रसूत है मानव व जानवरों की ऐच्छिक क्रिया जिनका प्राणी पर्यावरण में सक्रिय रहकर उपयोग करता है। देखिए, कोई भी ऐसी क्रिया जो मानव द्वारा की जाती हो या किसी भी प्राणी के द्वारा की जाती हो सक्रिय रहकर, और सक्रिय वो कब होगा, जब उसे किसी भी प्रकार की भूख लगेगी, कोई भी उत्तेजना महसूस होगी तो वो उसके प्रति एक सक्रिय व्यवहार करेगा। उसी को क्रिया प्रसूत कहा जाता है। तो इन्होंने दो प्रकार के व्यवहार बताए जो कि मनुष्य करता है। पहला तो ये बताया रिस्पॉन्ड बिहेवियर, जो कि क्रिया किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है। मतलब आप किसी चीज को देखकर जब कोई भी अनुक्रिया करते हैं, तो जैसे भोजन को देखकर लार आना, आपने पावलाव वाले वीडियो में देखा है कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है। और जो दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर, जो अनुक्रिया बिना किसी उद्दीपन की होती है। मतलब उद्दीपन इसमें है ही नहीं। अब जब उद्दीपन नहीं है तो हमारे अंदर अगर भूख लगी है, पहले वाले में क्या था कि भोजन सामने था, है ना, भोजन सामने था, उसको देख कर ला रही। यहाँ पर हमें भूख लग रही है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तो हम कोशिश करने लगेंगे कि कुछ ना कुछ हमारे सामने आ जाए और हम खा लें। तो वो होता है ऑपरेंट बिहेवियर। और स्किनर ने ऑपरेंट बिहेवियर को ही सीखने का आधार माना। ठीक है, इसलिए इसे ऑपरेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इनके अनुसार उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, पहले अधिगमकर्ता को अनुक्रिया करने देना चाहिए। ठीक है, उद्दीपन का मतलब पहले इनको अगर किसी को है तो भोजन पहले नहीं दिखाना है, क्योंकि भोजन देख के हम अनुक्रिया करेंगे। इसमें क्या करना है, पहले अनुक्रिया ही करनी है, अनुक्रिया के बाद उसको उद्दीपन मिलेगा। ठीक है, जैसे और तीसरा पॉइंट लिखा है, यदि अनुक्रिया ठीक है तो उचित पुनर्बलन भी मिलना चाहिए। मतलब अगर आपने सक्रिय रहकर कोई काम किया है तो आपको उसका उचित फल मिलना चाहिए। अब इन्होंने पुनर्बलन को भी दो प्रकार में बांट दिया। पहला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ऐसा पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है, पुरस्कार या सम्मान, है ना। और दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऐसा पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावना को कम कर देता है, निंदा या कोई भी दंड, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक चूहे ने क्या किया, जब नीचे की तरफ लीवर दबाया तो उसको खूब सारी चीजें खाने को दिख रही हैं, और जब उसने ऊपर दबाया तो उसको हल्का सा झटका महसूस हुआ कि वो जो लीवर था उसने गलत जगह घुमा दिया। तो यहाँ पर दो प्रकार के पुनर्बलन देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं स्किनर के प्रयोग की, कि स्किनर ने कौन कौन सा प्रयोग किस प्रकार किया। तो दो प्रयोग किए, एक चूहे पे किया और एक कबूतर पे किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चूहे पर प्रयोग की, कि एक भूखे सफेद चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता है। देखिए जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, और बॉक्स ध्वन विरोधी था, मतलब ध्वन रोधी, तो इसमें आवाज जो है बाहर से अंदर नहीं जाएगी। बॉक्स की दीवार से निकलता हुआ एक लीवर था जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था, जिससे कि लीवर दबाने की अनुक्रिया की रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती थी। लीवर दबाने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता था। अब देखिए ये चूहा है, यहाँ पर इसके पास एक रिस्पॉन्ड लीवर है, मतलब वो उसको दबाकर जो भी अनुक्रिया करता है, किस तरीके से दबाता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो उसको उसी तरीके से भोजन मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, लाइट भी लगी हुई है, और फूड डिस्पेंसर है, मतलब जब वो लीवर दबाएगा तो फूड वहां से उसको मिलेगा। और इलेक्ट्रिक ग्रिड भी यहाँ बिछाई गई है, अगर मान लीजिए उसने गलत लीवर दबा दिया
तो हल्का सा उसको झटका लगेगा कि उसने गलत लीवर को गलत टाइम पर दबाया है। ठीक है, आगे क्या हुआ? ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले काफी समय तक बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा दीवार एवं फर्श को सूंघता रहा और दीवार को दांत से काटने की कोशिश की। फिर वह लीवर के पास आया, लीवर उससे सहसा दब गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे खाने के लिए गोलियां मिल गईं। बाद में प्रयासों में वो बक्स में इधर उधर घूमने सूंघने आदि में नहीं के बराबर उस समय, मतलब जो बाद में समय था, अब वो जान गया लीवर को दबाने से ही कुछ ना कुछ होगा। और अंत में एक ऐसा समय भी आया जिसमें बॉक्स में छोड़े जाने पर उसने सीधे लीवर दबाकर भोजन की गोलियां प्राप्त की और उसे खा लिया। इस तरह उसने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को भी सीख लिया। ठीक है, तो ये तो था चूहे पर प्रयोग। अब कबूतर पे क्या किया इन्होंने? कबूतर को एक बॉक्स में रखा और इससे स्किनर बॉक्स, इसको भी स्किनर बॉक्स कहा, और स्किनर ने यह लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। मतलब वो जो बॉक्स था वो थोड़ा गोल टाइप का था, उसको दाहिनी तरफ पूरा गोल घूमना था और निश्चित स्थान पर, यहाँ पर जैसे चोंच मारनी है, तो जैसे वो चोंच निश्चित स्थान पे मारेगा तो उसको खाने के लिए थोड़े से दाने या जो भी अनाज है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चूहे वाला कॉन्सेप्ट। तो सही जगह पे अगर उसने चोंच मारी तो सही से उसे जो है रिस्पॉन्ड मिलेगा, सही चीज खाने को मिलेगी। ठीक है, जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उसे अनाज का दाना प्राप्त हुआ। इस दाने द्वारा कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ और फिर उसने दाहिनी ओर चोंच मारी और दाना प्राप्त किया, और इस प्रकार उसने दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारने द्वारा दाना प्राप्त करना सीख लिया और वो जो समय था वो कम हो गया और वो समझ गया कि हमें दाना कहाँ से मिलेगा। आइए बात करते हैं कि प्रयोग के आधार पे हुआ क्या। स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं। ठीक है, किस पे? क्रियाओं पर। इसलिए इसके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता हुआ कि क्रियाओं पर किसने जोर दिया है? स्किनर ने, इसलिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में स्किनर ने SR थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी, को बदलकर RS थ्योरी में बदल दिया। मतलब अब आपको अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि SR किसने दी और RS किसने दी। तो RS है स्किनर की और SR है थॉर्नडाइक की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिद्धांत में स्किनर ने SR थॉर्नडाइक को RS में बदल दिया, क्योंकि इस सिद्धांत में पहले अनुक्रिया होती है। जो पहले अनुक्रिया होगी तो रिस्पॉन्ड पहले हो रहा है। ठीक है, पहले अनुक्रिया की जाती है और बाद में भोजन यानी कि पुनर्बलन और उद्दीपक मिलता है। तीसरा पॉइंट, स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया की तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में और तीव्रता आ जाती है। उक्त प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म दिया और इनके अनुसार 4 प्रकार से पुनर्बलन बांटे गए। ठीक है, तो सतत, जो लगातार चलता रहे। निश्चित अंतराल का पुनर्बलन, मतलब जो चल रहा है वो एक निश्चित अंतराल पे ही हो, ऐसा नहीं कि हर समय पुनर्बलन मिलता रहे, किसी एक निश्चित समय बाद ही मिलना चाहिए। निश्चित अनुपात में मिले, मतलब अगर उसने थोड़ा सा प्रयास किया है तो उसको थोड़ा सा, अगर अच्छा प्रयास किया है तो अच्छा, मतलब उसी हिसाब से निश्चित अनुपात में पुनर्बलन मिलना चाहिए। और परिवर्तनशील, मतलब पुनर्बलन अगर बदलता रहेगा तो और अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई बालक है और अच्छा है पढ़ाई में, तो उसको कभी अच्छे मार्क्स मिल जाएं, कभी उसकी तारीफ हो जाए, कभी उसको पेन या पेंसिल के रूप में कोई गिफ्ट मिल जाए, या कभी उसको बड़ा सा गिफ्ट एक चॉकलेट मिल जाए। तो जब वो पुनर्बलन बदलेगा, चेंज होगा, तो उसको अच्छा लगेगा और वो उसके प्रति और अच्छे से अनुक्रिया कर सकता है। शेपिंग प्रविधि, देखिए इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि शेपिंग प्रविधि के बारे में किसने बताया। तो शेपिंग प्रविधि जो है वो स्किनर से संबंधित है और इसमें व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। किसके अंतर्गत? शेपिंग प्रविधि के अंतर्गत। इसको बताया किसने? स्किनर ने।
शेपिंग प्रविधि को क्रमिक सन्निकट विधि भी कहा जाता है। क्रमिक सन्निकट विधि किसका दूसरा नाम है? शेपिंग विधि का या शेपिंग मेथड का। स्किनर ने शेपिंग प्रविधि द्वारा चूहों, कबूतर और मनुष्यों को काफी जटिल कार्य करना भी सिखाया था। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इस पे अलग से वीडियो आपको बना के बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये बताना यहाँ पे ज़्यादा जरूरी था कि स्किनर ने रेखीय अभिकमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था और ये बताने की कोशिश की कि स्किनर जो है वो छोटे छोटे स्टेप में सिखाना चाहते हैं। अब अभिकमित अनुदेशन होता क्या है, मैं खाली आपको बता दूं कि जो छोटे छोटे स्टेप में जब हम कोई बड़ी चीज पूरी करते हैं तो उसे ही अभिकमित अनुदेशन कहते हैं। तो यहाँ पर स्किनर छोटे छोटे स्टेप में जो सिखाना चाहते हैं एक रेखीय व्यवस्था से सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि सिर्फ रेखीय अभिकमित अनुदेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अभिकमित अनुदेशन की सारी जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी ब्रांचेज हैं, सबको हमें पढ़ना है तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर आप इतना जरूर समझ लीजिए कि स्किनर ने रेखीय अभिकमित अनुदेशन को प्रतिपादित किया था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है अधिगम का। शैक्षिक महत्व की बात करें तो इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है और स्किनर शिक्षा में अभिप्रेरणा को बहुत ही अधिक बल देता है। क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। पुनर्बलन में देरी नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। आइए बात करते हैं सिद्धांतों के अन्य नाम की। जो कौन से नाम हैं जो इससे संबंधित है। पहला तो है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इसको सक्रिय अनुबंधन भी सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। इसको इंग्लिश में रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं और इसीलिए इसको शॉर्टकट में आरएस थ्योरी भी कहते हैं और हिंदी में अनुक्रिया उद्दीपन कहते हैं। इसमें अनुक्रिया पहले कही गई है और जो हमने आपको बताया था अभी ये थॉर्नडाइक में उल्टा था। चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्योंकि यहाँ पे क्रिया को ज्यादा महत्वता दी गई है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन और स्किनर बॉक्स प्रयोग। ठीक है, तो ये अन्य नाम है स्किनर के सिद्धांत के। और इसके साथ साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है और आप जुड़े रहिए सबलाइन क्लासेस से। अभी बहुत महत्वपूर्ण अधिगम के सिद्धांत और भी हैं जिनसे हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।